बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाजरीन, मुल्तान की सराउंडिंग में हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा। अभी जो सहाफ़ी हैं उमर दराज गोंदल साहब, उन्होंने आज कुछ वीडियोस शेयर की हैं। कुछ और जो डिजिटल मीडिया के वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो वीडियोस शेयर की हैं वो इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे हैं। हमारी टीम जो वहाँ मौजूद है, यानी जंग के इलाके में, मुल्तान के एरियाज़ में और इसकी सराउंडिंग में, वो जो मनाजिर भेज रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हमें डर लगता है कि हम लोगों को दिखाएंगे तो यानी वो ऐसा लगता है कि बच्चे देखेंगे, ख़वातीन देखेंगी तो उन्हें तकलीफ़ होगी। ऐसे खौफनाक मनाजिर जो हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों से आ रहे हैं और सारा का सारा पोल खोल कर रख दिया डिजिटल मीडिया ने। लोगों ने बताया कि 15 लाशें वहाँ पानी में बह रही हैं मुल्तान के करीब, और उन लाशों को रिकवर करने वाला कोई नहीं है। पानी के अंदर से निकाले कौन? और वो जो लाशें पानी के अंदर बह रही हैं, उनमें बताया कि एक 6 महीने का बच्चा जो है उसकी लाश पकड़ी गई है और एक और शख्स है उसकी लाश बाहर निकली है। एक बच्चा अपनी वालदा की लाश निकाल रहा था। तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है वहाँ पे। एक खातून बता रही है कि जी हमारे बच्चे वहाँ दरख्तों पे चढ़े हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं गया, यानी उन्हें निकालने के लिए कोई मौजूद नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा। इसके अलावा जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं वो बहुत पैसे मांग रहे हैं, 2-2 लाख रुपया मांगते हैं एक फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए। कई लोगों ने शिकायत की कि रेस्क्यू वाले जो प्राइवेट रेस्क्यू वाले हैं, प्राइवेट जो जिनकी कश्तियाँ हैं प्राइवेट, कई लोग पहुंच गए वहाँ पे। जिनके इलाकों में सैलाब नहीं आया वो अपनी कश्तियाँ लेके वहाँ पहुँच गए हैं, और जिनके पास कश्तियाँ थी वो वहाँ पे लेकर आ गए हैं। अब वो कश्तियाँ जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं पीटर इंजन के साथ, जो दीगर वो छोटी छोटी मशीनें होती हैं उनसे वो चलाते हैं, बादों का चप्पू के साथ, तो वो पैसे मांगते हैं लोगों से कि आपकी फैमिली को अब निकालते हैं, और लोग एडवांस में पैसे दे रहे हैं। बहुत सारे कस्बों में जो लोग घिरे हुए हैं, जो निकल कर जाना चाहते हैं, घरों की छतों पर बैठे हुए हैं, दरख्तों पे चढ़ के बैठे हुए हैं, वो वहाँ लटके इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत आएगी। हुकूमत आ नहीं रही। हुकूमत के वसाइल बहुत थोड़े हैं, हुकूमत ये कर नहीं पाएगी। और हुकूमत को अपने सारे वसाइल को इस जगह पे लगाने की बजाय, ये तवज्जो जिन कामों पे देनी थी वहाँ तवज्जो देने की बजाय वो टिकटॉक बनाते हैं और निकल जाते हैं। यानी अब इमरान खान की नकल करने के चक्कर में मरियम नवाज पहुँच गई वहाँ जाके, जी बच्चों को हम खाना खिला रहे हैं। और वो जो माहौल है उसकी जब वीडियो आती है, तस्वीर आती हैं, तो लोगों को तकलीफ़ होती है, लोग बुरा भला कहते हैं। लोग हुकूमत से मुकम्मल तौर पे मायूस हो गए हैं। जब भी सैलाब मुतासरीन से बात करो तो वो हुकूमत को गालियां देते हैं, और ये चीज़ें टीवी चैनल पे ऑन एयर की नहीं जा सकती। अब सैलाब मुतासरीन के जो बदतरीन हालात हैं वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऐसा लगता है कि मना कर दिया गया कि आपने सैलाब की तबाही नहीं दिखानी। वो सैलाब की तबाही दिखाते हैं तो साथ वो बददुआएं भी आती हैं जो आम आदमी इन्हें दे रहा है, और आम आदमी की वो मायूसी भी आती है जो इन हुक्मरानों से या इस्टेब्लिशमेंट से आम आदमी मायूस हुआ है। अब रेस्क्यू के इंतज़ार में लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना एक मसनूई सेट लगाया, सेट लगा के वहाँ पे अपना टिकटॉक बनवाया और टिकटॉक बना के निकल गए। भाई जब लोग मर रहे हो ना, लाशें पानी में तैर रही हों, फिर आप ये ड्रामे नहीं कर सकते। जब लोगों की जानें जा रही हों, लोग भूखे हों, फाका ज़दा हो, तब आप ये ड्रामे नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें कि इनके ड्रामे जारी हैं और ये ड्रामे लगातार करते चले जा रहे हैं। ये सारे के सारा जो है ना, एक ऐसा टोला लाकर मुसल्लत किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जिन्हें अवाम का एहसास ही नहीं है, और ये करप्शन के अलावा कोई और काम करना जानते भी नहीं है। झूठ, करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड, ये यही काम करते हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर सियासतदान यही करते हैं, क्योंकि अच्छे लोग सियासत में आए ही नहीं, और जो लोग आए उन्हें चलने नहीं दिया गया, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आए हो। इनकी पॉलिटिकल पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन आप देखें वो पीछे रह जाते हैं। जो जितना बेईमान होगा, करप्ट होगा, वो आगे आ जाएगा। अभी आप ये देखें ना कि ये शाहराह भुट्टो है, मलीर एक्सप्रेस वे, इसको जनाब 54 अरब रुपए का ये मंसूबा है। हलीम आदिल शेख साहब बता रहे थे 54 अरब रुपए का मंसूबा है, और इसका पूरा एक हिस्सा एक बारिश में ही बह गया। ये अभी हाल ही में बिलावल से इफ्तिताह करवाया है इन्होंने, बड़े इश्तिहारात लगाए, करोड़ों रुपया लगा दिया अखबारों पर इधर उधर कि जनाब हमने कमाल कर दिया। अरबों रुपए की तो ये अपनी मशहूरी करते हैं हर महीने कि ना बड़ा कमाल कर दिया, बड़ी ज़बरदस्त हाईवे बनाई है हमने। वो बह गई हाईवे पहली बारिश में। ये हालात हैं कराची के। कराची के कई इलाकों में जो है वो पानी खड़ा है, और उसकी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है। कई दफ़ा हमने देखा कराची में गाड़ियाँ पानी पर तैर रही हैं, कई मरतबा हमने देखा मोटरसाइकिलें लोगों की डूब गई हैं, कई मरतबा हमने देखा कि लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। लेकिन ये इतने मुतमईन है, इतने मुतमईन है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आम आदमी का नुकसान हो, इन्हें फिक्र ही नहीं होती, इन्हें परवाह ही नहीं होती कि आम आदमी का नुकसान हो गया। अब मरियम नवाज ने गुजरात का दौरा किया, वहां पे इंतजामिया ने चूना लगाया मरियम नवाज को, और मरियम नवाज ने चूना लगाया आवाम को।
जबकि हकीकत यह है कि अभी भी गुजरात के कुछ इलाकों से पानी नहीं निकल सका। ये अभी लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि जनाब 8 दिन हो गए हैं गुजरात में बारिश को रुके हुए, 8 दिन हो गए। 8 दिन पहले वहां बारिश हुई थी, वो 8 दिन से वहां जो पानी खड़ा है अभी भी कुछ इलाकों में अभी भी खड़ा है, और वो पानी हुकूमत निकालने में नाकाम है। मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं, गैस्ट्रो के केसेस हैं। तो ये हुकूमत एक नाअहली की पूरी एक दास्तान है, जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं, इनकी पूरी तवज्जो अवाम को कुचलने पर रही है। क्यों, देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी अवाम ही उसके साथ है ना। इन पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी होगी, तो इन्होंने पाकिस्तानियों से दुश्मनी कर ली। अब पाकिस्तानियों को खिदमत करने की बजाय पाकिस्तानियों को मारने के काम पे लग गए। उसी काम में इन्होंने अपने 3 साल 3.5 साल ज़ाया कर दिए, कोई तैयारी किसी चीज़ की नहीं की, अब नतीजा भुगत रहे हैं। गुजरात से 8 दिन बाद भी कई इलाकों से पानी अभी तक नहीं निकला है। और एक वार्निंग नादरीन मैं आपको दे रहा हूँ, हालात इतने ख़राब हैं कि हुकूमत के पास गंदम के ज़खायर बहुत कम रह गए हैं। जो पंजाब हुकूमत है उसने एक बड़ी गंदी पॉलिसी अपनाई और उन्होंने किसानों को रोल कर रख दिया। किसानों को मजबूर किया कि वो अपनी गंदम 2000 रुपये में बेच दें। तो बेचारे अपनी औने पौने गंदम बेच के किसानों ने नुकसान उठा लिया। अब जिन लोगों ने वो गंदम खरीदी उसके बाद माफिया तगड़ा हो गया, अब किल्लत पैदा हो गई गंदम की, और गंदम की कीमत जो है वो 4000 रुपये तक पहुंच गई है, यानी डबल कीमत हो गई गंदम की, और इससे भी अभी बढ़ती चली जाएगी। वजह यह है कि हुकूमत के पास जो गंदम का स्टॉक है वो नाकाफी है। बहुत सारी गंदम जो है वो फ्लड्स की वजह से ज़ाया हो गई है। हुकूमत के कई सेंटर्स जहां पे उन्होंने गंदम रखी हुई थी वहां भी गंदम ज़ाया हो गई है। तो आटे का एक बड़ा शदीद बहरान पैदा होने जा रहा है। गंदम की और आटे की पाकिस्तान में अब किल्लत रहेगी आने वाले महीनों में, और पाकिस्तान को बाहर से गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी गंदम इंपोर्ट ना की या बाहर से गंदम मंगाने का बंदोबस्त ना किया तो पाकिस्तान जो है वो आटे की किल्लत से दो चार होगा। देखिए बचने के लिए कर क्या रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो आटा जाता है उसकी सप्लाई बंद कर दी गई है। दीगर कई इलाकों में जो आटा जाता है उसकी सप्लाई रोक रहे हैं पंजाब हुकूमत के लोग, और ये शिकवा खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली हैं वो कर रहे हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती शुरू हो चुकी है और यहाँ किल्लत पैदा की जा रही है। तो जब ये किल्लत पैदा की जाएगी माफिया इसमें इन्वॉल्व होगा और फिर ये ज्यादा पैसे कमाएंगे, ये अपने पैसे को 3 गुना 4 गुना करेंगे। और ये सारी हुकूमत इसके अंदर मुलव्विस है। अगर मुलव्विस ना होती तो गवर्नेंस के जरिए से इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर चीनी का और आटे का बार बार बहरान पैदा किया ताकि सैकड़ों अरब जो है वो चला जाए इनकी जेबों में, और यही गेम अब ये दोबारा खेल रहे हैं। अब देखें ना, पाकिस्तानी किसान को फायदा नहीं दिया, उसको मजबूर किया कि ओने पोने अपनी गंदम बेचे। अब ये जाएंगे आलमी मार्केट में, वहां से गंदम खरीदेंगे, जो बाहर दुनिया के किसान हैं उन्हें फायदा देंगे, दूसरे मुल्कों को फायदा देंगे, अपने अरबों डॉलर खर्च करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी किसान को फायदा नहीं देंगे। यही गंदी हरकत इन्होंने पहले भी की थी और यही गंदी और घटिया हरकत ये दोबारा करने जा रहे हैं। अब मैं जहां गंदम की और आटे की बात कर रहा हूं, ये बात बिलावल से सहाफ़ी पूछना चाहते थे। बिलावल वहां पे एक मीडिया टॉक किया और सहाफ़ी सवाल करना चाहते थे। बाद में सहाफ़ी ने कहा कि सर हमारा सवाल ही आपने नहीं लिया, और वो सहाफ़ी दूसरा कहता रहा कि सर आटा महंगा हो गया, सर आटा महंगा हो गया, और बिलावल ने उनको देखकर मुंह चढ़ाया। ये जरा देखें छोटी सी वीडियो आप, ये देखें ये मुंह चढ़ा रहा है, ये है सियासतदान? ये देखें, ये सियासतदान लगता है आपको? भी कैसे नमूने लाके आपने मुसल्लत कर दिए हैं, जो मजाक उड़ाता है लोगों का। ये जब असेंबली में चलता हुआ जाता है तो इसकी वॉक देख के बंदा परेशान हो जाता है कि पता नहीं ये दुनिया के किस मुल्क का हुक्मरान है। अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं भाई, कहां से लाके ऐसे नमूने पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मुसल्लत कर दिए। जो ज़हनी मरीज इनको मिलता है, जो बाइपोलर का इनको मरीज इनको मिलता है, जो इनको कोई एहसास कमतरी का शिकार बंदा मिलता है, उसको लाकर पाकिस्तानियों पे मुसल्लत कर देते हैं। और भाई कोई नॉर्मल आदमी आपको नहीं मिलता। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को फैसला करने दें। उनके फैसलों की वजह से ऐसे घटिया और अजीबोगरीब नमूने पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं। ये जरा बिलावल साहब की आप वीडियो दोबारा देखें, ये देखें रोने की एक्टिंग कर रहा है सहाफ़ी को, देखे रोते रहो तुम। कैसी बचकाना हरकत है और कैसी घटिया हरकत है। क्या ये हरकत जेब देती है एक ऐसे आदमी को जिसको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन बनाया गया एक पर्ची के ऊपर कि जनाब ये पर्ची है, इसकी अम्मी ने कहा सी कि इन्हों बना दो, इनकी वालदा शहीद होगी, इसको बना दो। क्यों भाई, कोई डेमोक्रेसी है मुल्क में या नहीं है? और सारों के सारों ने उसकी गुलामी भी शुरू कर दी। हद है। वैसे अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट आया नाज़रीन इमरान खान से रिलेटेड,
ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आज इमरान खान ने 2-3 बड़े अहम पैगाम दिए हैं। पहले तो इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बता दूं, क्योंकि इमरान खान की सेहत के बारे में काफ़ी अफवाहें होती हैं। इमरान खान की सेहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल अच्छी सेहत में है और उनको कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली ने दरख्वास्त डाली है कि उनका मुकम्मल चेकअप हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उनको कुछ दिया गया हो, इसलिए हम मेडिकल चेकअप उनका मुकम्मल करवाना चाह रहे हैं। हाँ, बुशरा बीबी की तबीयत अच्छी नहीं है, उनको चक्कर आ रहे हैं कुछ दिनों से, और उनके लिए आज एप्लीकेशन डाली गई है कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आकर उनका मुआयना करे, लेकिन डॉक्टर ने कोई ख़ास ऐसी बात नहीं बताई। तो इसलिए आज बुशरा बीबी के लिए एप्लीकेशन डाली गई है कि स्पेशलिस्ट आकर उनका मुआयना करे, क्योंकि चलते वक्त वो कहती हैं कि मुझे चक्कर आते हैं और उनके लिए अब हमें डॉक्टर चाहिए। ये तो हो गई उनकी सेहत के बारे में दोनों की बात। आगे जो इमरान खान ने जहाँ से शुरू किया और उन्होंने बड़ी ताकीद करके मुझे कहा और मुझसे पूछा, क्या आप उनको बताते नहीं हो कि ये इमरान खान का पैगाम है? मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये इमरान खान का पैगाम है। तो कहते हैं फिर आपको क्यों अटैक करते हैं? मैंने कहा ताकि आपकी आवाज़ बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ से शुरू करो कि जो मैं कह रही हूँ वो इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर जब आप जाती हो आपके साथ जो बदतमीज़ी करते हैं, कभी कोई सहाफ़ी छोड़ दिया, कभी कोई और बंदा छोड़ दिया, कभी कोई अंडा मार दिया, तो आप बताती नहीं हो ये बात इमरान खान ने की है। वो कहती है मैं बताती हूँ, लेकिन आपका पैगाम वो बाहर नहीं आने देना चाहते। तो इमरान खान ने कहा कि अब यहाँ से शुरू करना जाके कि जो मैं कह रही हूँ वो इमरान खान ने कहा है या ये इमरान खान का पैगाम है। इससे उन्होंने शुरू किया कि 1971 में एक सानिया हुआ जिसके अंदर एक शख्स जो जनरल याया खान था, इस वक्त वो इंचार्ज था, मार्शल लॉ इसका था, और पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। कहते हैं कि इस साने के बाद एक हाई लेवल कमीशन बना जिसको हम हमूद रहमान कमीशन कहते हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन को हेड कर रहे थे। 4 साल उन्होंने लगाए। तहकीकात में कई 100 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी एडवाइजरी टीम में एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के नुमाइंदे शामिल थे जिन्होंने उनकी मदद की ये रिपोर्ट तैयार करने में। और इसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी उसमें यह था कि जो जनरल याया खान था उसने अपनी ज़ात के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए ऐसे फैसले किए जिनकी वजह से पाकिस्तान टूटा। सबसे आम फैसला यह था कि सबसे बड़ी जमात जो थी जिसके सरबराह मुजीबुर रहमान थे, अवामी लीग, उसको उन्होंने दबाया। मैंडेट को इन्होंने कबूल करने से इनकार किया, मुजीबुर रहमान को जेल में डाला और ये सोच करके मगरबी पाकिस्तान में अपने आप को ज़्यादा नशिस्तें दिखाएंगे। और इसके बाद उन्होंने 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात भी किए, लेकिन उसी रात फुल फ्लैज ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसमें कहा जाता है कि कई लाखों लोगों की जानें गई और पाकिस्तान टूट गया। इमरान खान यही बताना चाहते थे कि देखें, एक शख्स जैसे याया खान ने अपने इक़्तिदार की खातिर फैसले किए, आज पाकिस्तान में बिल्कुल वही हालात हैं। इमरान खान कहते हैं कि आप ये देखें कि 9 मई कैसे हुआ। 9 मई में ये कैसे मुमकिन है कि एक ही रात में 10,000 लोगों को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया? बगैर तहकीक और बगैर सबूत के आपने 10,000 अफराद को कैसे पहचान लिया? उसका मतलब है कि ये सब पहले से एक मंसूबा था। जिन लोगों ने इमारतों की सीसीटीवी फुटेज हटाई वही असल किरदार है। इमरान खान के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि पीटीआई को ख़त्म करने की शुरुआत हो। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसी बहाने हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, पार्टी का झंडा दबाया गया और जो भी उम्मीदवार खड़ा होता उसे हरासा किया जाता। लेकिन इस सब के बावजूद 8 फरवरी को एक इनकलाब आया। बगैर इंतखाबी निशानात के भी अवाम ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट डाला और पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिली। मगर अगले ही दिन 9 फरवरी को पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया। इमरान खान याद दिलाते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी ने खुद कहा था कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, 50-50 हज़ार वोटों पर पीटीआई जीत रही थी, लेकिन हमने इनके नताइज बदल दिए। बाद में बताया जनाब कमिश्नर का दिमाग ख़राब हो गया, फिर उसे गायब कर दिया गया। आज कोई मीडिया पूछता ही नहीं वो कहाँ है। इसके बाद 9 मई के केसेस के नाम पर मजीद सजाएं देना शुरू हुई। अब पीटीआई की जीती हुई नशिस्तें भी एक एक करके छीनी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर एजाज चौधरी को नाअहल करके इनकी सीट राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। इसी तरह नाजायज़, नाअहली और झूठे मुकदमात के जरिए नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि आप इन लोगों की हुकूमत को जायज़ हैसियत ना दें। हालिया ज़िमनी इंतखाबात के बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग पहले अवाम को नाजायज़ सजाएं देकर नशिस्तें छीनते हैं और फिर इन्हीं नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात करवाकर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए इनको जायज़ तस्लीम ना किया जाए। आखिर में इमरान खान ने कौमी असम्बली के तमाम अरकान को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने अपनी कमेटियां छोड़ दी
उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली ने इस्तीफा दे दिया, अपनी मुराद वापस कर दी। अब इमरान खान ने आज जो नई हिदायत दी है उनके मुताबिक सेनेट की तमाम कमेटियों से भी इस्तीफा दिया जाए। जितने भी सेनेटर्स किसी कमेटी में बैठे हैं सब कमेटियों से अलग हो जाए। ये इनकी आज की हिदायत है। और साथ ही कहा कि कुछ दिनों बाद मैं अगला लायामल दूंगा। तीसरा नुकता, इमरान खान फिक्रमंद थे खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन फौरन रोका जाए। बाजी में जब ANP की हुकूमत में ऐसा ऑपरेशन हुआ था उसका नतीजा उल्टा निकला था। इस तरह के ऑपरेशन में पुलिस के एहलकार भी शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोग भी मारे जा रहे हैं। इससे दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। 2004 से पहले पाकिस्तान में ऐसी सूरत नहीं थी। दहशतगर्दी इस वक्त बढ़ती है जब आप अपने लोगों पर बमबारी करते हैं और बेगुनाह शहरियों को मारते हैं। फिर उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, अगर आप उन पर बमबारी करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। वो 3-3 नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, आपने उनको बेइज्जती के साथ जबरदस्ती मुल्क से निकाला, ये अपने भाइयों की तौहीन है। इमरान खान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की मिसाल दी कि मदीना के लोगों ने अंसार बनकर महाजिरीन के घरों में जगह दी और आज आप अपने भाइयों को धक्के देकर निकाल रहे हैं। ये इमरान खान के लिए बहुत दुख की बात है। अफगान सफीर को वापस आने की इजाजत नहीं दी गई, ये भी ज्यादती है। इस पर इमरान खान नाराज थे। फिर इमरान खान ने ड्रोन हमलों की बात की कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बिल्कुल खत्म होने चाहिए, सिर्फ मुज़ाकरात से अमन आ सकता है। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर सिर्फ एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जहां जंग नहीं है वहां जंग बना रहे हैं ताकि हालात खराब हो जाएं और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए। इमरान खान ने कहा कि तमाम MPAs और MNAs इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं और अमन कायम करने के लिए खड़े हों। सैलाब मुतासरीन के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि लोग एक तरफ सैलाब का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑपरेशन का। ये बहुत बड़ा जुल्म है। जिम्मेदारी आप सब पर है कि मिलजुल कर इसका हल निकालें ताकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम हो। ये नाज़रीन अलीमा खानम ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया और अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने इससे पहले कहा था कि आप पहुंचे अफगानिस्तान। तो जब उनके सामने बात रखी गई तो गंडापुर ने आज बहुत अजीब बात की। उन्होंने कहा जी मेरा तो पासपोर्ट ही ब्लॉक है। ये एक सूबे का वज़ीर आला है, करोड़ों का मैंडेट है और हुकूमत मौजूद है और जनाब ये आज बता रहे हैं इतने लंबे अरसे के बाद कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। ये पासपोर्ट खुलवाने के लिए उन्होंने कोई इकदाम किए, किसी अदालत से रुजू किया। एक इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स का पासपोर्ट क्या ब्लॉक रह सकता है? अली अमीन गंडापुर हर थोड़े अरसे के बाद इस कौम को एक नया लतीफ़ा सुना देते हैं। कभी वो कहते हैं मैंने इतने सारे पहाड़ क्रॉस किए जो कोई SSG कमांडो भी नहीं कर सकता। ये काम क्योंकि मैं वहां पे 2 साल इन पहाड़ों पे चढ़ता रहा हूं और बहुत सारे दोस्त हैं जो वहां पे ट्रेल के ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सुपर ह्यूमन बीइंग भी, सुपरमैन भी ये नहीं कर सकता जो अली अमीन गंडापुर ने कर दिया। फिर 8 जिले क्रॉस करके वापस वो पहुंच गए और IG से डर के वो सारी रात बारिश में छुपे रहे। ये अजीबोगरीब किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर हमें बताते हैं। फिर डी चौक से बुशरा बीबी को ले जाने की कहानी जो उन्होंने सुनाई वो भी किसी को समझ नहीं आती आज तक। और अब उन्होंने एक नई कहानी सुना दी कि मेरा पासपोर्ट ही ब्लॉक है। यार ये कैसे हो सकता है? एक वजीर आला का पासपोर्ट ही ब्लॉक है और वो खुलवा नहीं पा रहे। देखें ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है कि एक वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है। उससे बड़ा मजाक ये है कि वो वजीर आला शिकायत लगा रहा है कि जी मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। और भाई इस वजीर आला के पास इतना इख्तियार है और इतनी ताकत है, एक आईनी होता है कि इसका पासपोर्ट तो 10 मिनट के अंदर वजीर दाखिला को खुद लेकर इसके पास जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि अली अमीन गंडापुर साहब कहां से कहानी बनाते हैं और कौन इन्हें बनाकर देता है और किस तरह ये कहानी इतने कॉन्फिडेंस के साथ सुना भी देते हैं। हैरत होती है मुझे। नाज़रीन 2 खबरें और देता हूं। एक तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात ने अडियाला के बाहर जो सहाफ़ी पे एक तशद्दुद का वाक़या हुआ उस सहाफ़ी को तलब कर लिया है। लेकिन याद रखें कि इस सहाफ़ी ने सियासी क़यादतों के लिए इमरान खान, बुशरा बीबी, इमरान खान की बहनों के लिए खंजीर का, भगोड़े का, भगोड़ी का, इस तरह के अल्फाज बहुत इस्तेमाल किए हुए, बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल की हुई है। एक ऐसी सियासी जमात जिसके करोड़ों कारकुन हैं, उनके लीडर्स को आप गालियां देंगे तो फिर रिएक्शन आएगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ ये सारी एपिसोड ठीक नहीं है। ये कौन सी सहाफत है, समझ से बाहर है। मगर इसी दौरान जो है वो तशद्दुद की बिल्कुल हमायत नहीं की जा सकती। जहां पे आप घटिया और गंदी जुबान और जाती किसी के ऊपर जाती नौयत के हमलों की आप हमायत नहीं करते, वहीं पे आप तशद्दुद की हमायत बिल्कुल नहीं कर सकते। वो भी नहीं होना चाहिए। दर्जनों सहाफ़ी जो है वो शहीद हो चुके हैं। उनमें से किसी मामले को सेनेट की कायमा कमेटी ने क्या उठाया, यानी बहुत सारे सहाफ़ी, अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, साबिर शाकिर हैं, मुईद पीरज़ादा हैं, जमील फारूकी साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, सिद्दीक जान साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं और या मकबूल जान साहब हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ। ज़ुबैर अली खान साहब हैं, ज़हीम लगारी साहब हैं, शाकिर इवान साहब हैं,
वजाद सईद साहब हैं, समीना पाशा हैं, खालिद साहब हैं, हबीब अकरम साहब हैं, अकबर बाजवा हैं, अयाज अमीर हैं, मुतीउल्लाह जान हैं, अहमद फरहाद हैं, काशिफ अब्बासी हैं। मैं कितने नाम लूँ आपके सामने। ये सारे नौकरियों से निकाले गए, इन सबको नौकरियों से निकाला गया। बहुत सारों को मुल्क से बाहर जाना पड़ गया है। लोग अभी कमर मेकन साहब हैं, वो भी पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए हैं। बहुत सारे, अगर मैं आपको रिपोर्टर्स के नाम बताऊं ना तो आप गिन गिन के थक जाएंगे। जिन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया उन सबकी नौकरियों से इनको फारिग कर दिया गया। एडिटर्स को फारिग कर दिया गया। एंकर्स तो आपको नजर आते हैं ना, बाकी लोग आपको नजर ही नहीं आते। बेतहाशा जुल्म किया गया। लेकिन कभी कायमा कमेटी ने बुलाया, पूछा? कभी नहीं बुलाया। मैं और शहीद अरशद शरीफ इस कायमा कमेटी में गए थे। हमने जाकर सारे हकायक रखे थे। टके की इनकी औकात नहीं है, कुछ नहीं कर सके थे। उसके बाद साबिर शाकिर भाई ने बाहर से बैठ के इस कायमा कमेटी को सारा कुछ बताया। बार बार इनको लेटर लिखे, हर चीज इनको भेजी हमने। टके का इनकी औकात नहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया था, ना ये अब कर पाएंगे। जिनकी औकात है वो ओहदों पे बैठते जा रहे हैं। देखिए एक और खबर आई है, ये एक और मेजर जनरल है, इनको नौकरी मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे लॉटरी लगती है किसी की, वैसे ही इन जर्नलों को नौकरियां मिलती हैं सिविल इदारों के अंदर। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दफाई पैदावार तैनात हो गए। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज को 3 साल के लिए डेपुटेशन पर तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत दाखिला के बाद हाजिर सर्विस मेजर जनरल अबू बकर शहबाज वजारत दिफाई पैदावार में भी तैनात। देखें कैसा जबरदस्त मामला चल रहा है। एक के बाद एक ओहदे इन्हें मिल रहे हैं, मौज लगी हुई है, इंजॉयमेंट चल रही है इनकी। एक चीज और भी है कि कतर के ऊपर जो अटैक किया ना इसराइल ने, उस पर जो अमेरिकन स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाद में फिर बात करते हैं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।